है कि हम आप लोगों को बता रहे थे आनुवांशिक अणु के बारे में बता रहे थे डीएनए। और डीएनए के ही कारण क्या होता है कि जो भी हमारा लक्षण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने लगती है। इससे पहले बताया था दोगली गाय के बारे में, हाइब्रिड बनाते हैं कैसे जो है कि लक्षण जो है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। सबका ध्यान जो है कि इधर होना चाहिए, बिल्कुल सामने बोर्ड के, समझे। अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो ध्यान देना, इसके बारे में जो अगला चैप्टर 7 चैप्टर है आप लोगों को पढ़ना है विकास के बारे में। तो विकास मतलब ये मसल है कोई लड़का है और विकास, मान लो इसका नाम है विकास, तो इसी पर विकास का मतलब जो है कि इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। चैप्टर 7 में आप लोगों को पढ़ना है इवोल्यूशन। किसके बारे में पढ़ना है? इवोल्यूशन। आप लोगों को पता होगा या आप लोग सुने होंगे कि बंदर भी हमारे क्या थे, पूर्वज थे। और आप लोग देखना कभी ध्यान से देखना, नोटिस करना कि बंदरों से बहुत सारा आर्गन हम लोग को मिलता है। अब बंदर बहुत ज़्यादा नकलची होते हैं, समझे। यूँ जो है कि उनका खाने का तरीका भी कुछ कुछ जैसे कि जंगली आदमी की तरह कुछ ना कुछ मिलता है, समझे। तो आप लोगों को लगेगा कि बंदर में और हम लोगों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। वैसे डिफरेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा समानताएं हैं कि नहीं है। एक बंदर में देखो, और बंदर तो हमारे देखो 25 को बंदर है हमारे मोहल्ले में, किसी से भी तुलना कर सकते हो। उनके पास वही 2 आँख, यहीं पर नाक, यहीं पर होठ, यहीं पर जो है कि बस सब कुछ मिलते जुलते हैं। इवन कई बार जो है कि ट्रांसप्लांटेशन में जो है कि ऑर्गन कट उठ जाते हैं तो बंदर के ऑर्गन को ही उपयोग किया जाता है। कई बार जो है कि जो ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करना होता है तो भाई ह्यूमन की जान जाएगी तो वो थोड़ा आदमी सकते में पड़ जाता है। तो मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट जो है कि बंदरों पर भी की जाती हैं आदमी से पहले, मतलब कोई नया दवा खोजा गया ह्यूमन के लिए। तो जो है कि अब उसका सबसे पहला जो है कि एक्सपेरिमेंट हम लोग किस पर करते हैं? बंदर पर, जानवरों पर ही तो करते हैं। डायरेक्ट इंसान पर तो जो है कि विकास के बारे में आप लोगों को यही पढ़ना है कि हम लोग कैसे बंदर से जो है कि इवॉल्व हुए हैं। मतलब हम लोग का पूर्वज जो है कि बंदर था। पूर्वज यहाँ पर जो आप लोग को ये भी बताया जाएगा कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले जो है कि एक कोशिका के जीव आए जो आंखों से दिखते भी नहीं थे, समझे। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन की अगर बात करें, विकास की बात करें तो धीरे धीरे विकास करते नई जातियों का उद्भव होता गया। आप अगर जो है कि 10 नहीं 4 पीढ़ी पहले देखो तो आप लोगों के बाबा के परदादा में और आप लोगों में बहुत कुछ ना कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? है कि नहीं है? कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखता जाता है। तो यह जो इवोल्यूशन है, जो विकास है, यह प्रक्रिया जो है कि पूरे होने में कई पीढ़ी, हज़ारों पीढ़ी लग जाती हैं। ये नहीं कि हमारा जो है कि सीधे लड़का होगा तो सीधे जो कि हमसे बिल्कुल अलग हो गए। थोड़ा अंतर, थोड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, समझ ना। तो इसमें आप लोग विकास के बारे में पढ़ोगे, आखिर पृथ्वी पर नई जातियों का विकास कैसे हुआ, नए जानवरों का, नए जानवर जो नई जाति इनका विकास कैसे हुआ, और हम लोग जो है कि कैसे जो है कि एक बंदर के पूर्वज से कैसे हम लोग एक इंसान बने, कैसे हम लोग इवॉल्व हुए, समझ रहे ना। आप लोग इसी से समझो ना, मोबाइल का विकास कैसे हुआ। पहले जो कि टेलीफोन होती थी जिसमें क्या होता था, केवल बात करने के लिए, हेलो कौन, केवल बात कर सकते थे, समझे। केवल बात ही तो कर सकते थे, और क्या कर सकते थे? कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब मोबाइल का विकास होता गया, धीरे धीरे तब जो है कि पता चला कि उसमें हम लोग कैमरा ऐड कर दिए, उसमें हम लोग जो है कि सेल्फी ऐड कर दिए। अब तो फ़ोटो कैमरा की भी ज़रूरत नहीं है, शीशा की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो है कि क्या होता है, आदमी जो कि शीशा देख कर कैसे, बस आने वाले समय में क्या करेंगे ना, वो काम लगेगा। तो इसी के बीच में एक बाल जैसा, कांटा जैसा फंसा देंगे, बबुआ मोबाइल में कहीं भी आ जाएगी, कंघी भी आ जाएगी, समझे। तो रेडियो का भी काम, यूट्यूब का भी, टीवी का भी काम। हमारे घर में टीवी क्यों नहीं है? क्योंकि जो काम हम टीवी से कर सकते हैं वो मोबाइल से कर सकते हैं, समझे। तो आज मोबाइल जो केवल पहले बात कर सकते थे, और आज एक ऐसे मोबाइल फॉर्म में आ गया है जहाँ से बैंक नेटवर्किंग, तुम्हारा मास कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल, ये सब एक नए ओरिजिनल फॉर्म में आ गया कि नहीं। तो क्या ये मोबाइल का विकास हुआ कि नहीं, कि मोबाइल अपने एक पुराने रूप में था और धीरे धीरे एक नए रूप में आ गया, समझे। तो वैसे ही जीवों का विकास भी होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? इवोल्यूशन।
चैप्टर इंटरेस्टिंग है सारे, आप लोग पढ़ोगे। क्लास 12 का चैप्टर या क्लास 12 की बायोलॉजी अगर हम बात करें आप लोग को, तो सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है क्लास 12 की, ये क्या कहलाता है बायोलॉजी जीव विज्ञान की, कि ये हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, ये हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। मान जाओ भले तुमको बायो नहीं पढ़ना है आगे, हम बात कर रहे हैं, मान जाओ तुम्हें डॉक्टर नहीं बनोगे, एक बात करें मान लेते हैं, क्योंकि सभी लोग तो डॉक्टर बनने की बायोलॉजी तो पढ़ते नहीं है, एक तो बात फैक्ट है, बहुत कम ही लोग होते हैं। कितने लोग तो मैथ से पीछा छुड़ाने के लिए जो है कि बायोलॉजी पढ़ते हैं, खासकर कई लड़कियां भी जिनका मैथ में मन रहता है, तो पीछा छुड़ाने के लिए जो है कि कहते हैं चलो उससे जो है कि काम चला लेते हैं, बायोलॉजी ही ले लेते हैं, समझे। तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं। मान जाओ अगर नहीं उतना पैसा हर किसी के पास अफोर्ड नहीं हो पाता है, तो जो 12 का बायोलॉजी है आप लोग के जीवन में बहुत ज़्यादा काम है, जो आप लोग पढ़ाई करेंगे, जैसे रोगों के बारे में पढ़ोगे, जैसे जो है कि अगर आप लोगों को पढ़ाएंगे अपने जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ोगे, जनन के बारे में पढ़ोगे, तो एक आप लोग को नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बाकायदे मिल रहा है, पूरा का पूरा नॉलेज मिल रहा है, तो जीवन में काम आएगा कि नहीं आएगा, समझे। तो एक सामान्य जागरूकता और सामान्य विषय है एक जो 12 का बायोलॉजी है, वो 11 से बहुत हट के है। 11 में जो है कि आप लोग को बॉटनिस्ट बहुत ज़्यादा है, वो जो है कि है, लेकिन उतना लाइफ टचेड नहीं है बायोलॉजी, समझे। अब जो है कि अगर हम बात करें तो विकास के बारे में आप लोग पढ़ें, फिर उसके बाद ध्यान देना आप लोगों को इकाई 3 में पढ़ना है, जिसमें है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। तो अब देखो तो जीव विज्ञान मानव कल्याण में, और बताओ हम लोग जीवों का इस्तेमाल अपने मानव कल्याण के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? देखो कैसे करते हैं, ध्यान देना। दही में जो जीवाणु पाया जा रहा है वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, समझे। या तुम जो कुछ दवाइयाँ एक से कई सारे दवाइयाँ खाते हो, ये एक प्रकार का जीवाणु ही तो हैं, एंटीबायोटिक ही तो हैं, जो क्या करते हैं, हमारे जो बैक्टीरिया हमको खतरनाक पहुंचाते हैं, हमको जो है कि हमारे लिए हानिकारक हैं, उनको जो है कि क्या करते हैं, वो डिमोलाइज किल कर देते हैं, समझे। यहाँ पर क्या खेल होता है, ध्यान देना। मान जाओ बैक्टीरिया है, तो ये हमारा जो बैक्टीरिया है ये 2 प्रकार का होता है, एक जो हमारे लिए लाभदायक होता है, एक होता है हमारे लिए हानिकारक। दोनों बैक्टीरिया है, लेकिन मान जाओ एक बैक्टीरिया है जिसके कारण जो है कि हमारा रोग हो रहा है, समझे, कोई रोग हो रहा है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, समझे, या फिर जो है कि आप लोग को बता रहे बैक्टीरिया के कारण जो भी डिजीज होते हैं, समझे, तो उसके कारण जो है कि हमारे अंदर रोग हो रहा है, ये एक्स बैक्टीरिया है। और मान जाओ कोई वाई बैक्टीरिया है, और वो किसका दुश्मन है, एक्स का, समझे, ये इसका दुश्मन है, समझ रहे हो ना। तो हमने क्या किया कि एक ऐसे बैक्टीरिया वाई को खोज लिया जो ये एक्स को मार सकता है। तो अब ये बताओ ये हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है, हैं? जो हमें हानि पहुंचा रहा है और उसको हम किसी और से मरवा दें, तो हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है ना। मान जाओ हमारे एक दुश्मन है, समझे, हमारा एक दुश्मन मान जाओ एक्स है, समझे, और एक्स का एक और ही दुश्मन है वाई, समझे, हम है मान जाओ जेड, समझे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम सोच रहे हैं कि इससे हम नहीं लड़ाई करेंगे या हम इससे लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका उपयोग करके, एक्स इसका भी दुश्मन है, एक्स का दुश्मन कौन है, वाई है ना, वाई की मदद से हम एक्स, जब दोनों एक दूसरे के एक्स वाई एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो वाई का इस्तेमाल करके हम एक्स को मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं। क्या कि भाई देख बस थोड़ा सा चढ़ा देंगे, समझे। तो ये वाई एक्स को मार देगा कि नहीं मार देगा। तो जो हमारे लिए खतरनाक था वो टल गया कि नहीं टल गया। तो ये हमारे लिए वाई दोस्त हो गया कि नहीं हो गया, जेड के लिए दोस्त हो गया ना। तो सेम वह बैक्टीरिया जो हमारी हानिकारक जीवाणु से रक्षा करता है, कैसे रक्षा करता है, क्योंकि उनके दुश्मन होते हैं, जीवाणु वही हैं, लेकिन वो जीवाणु जो है कि इससे दुश्मनी है, मतलब उनको मार डालते हैं। तो हमें उन जीवाणुओं का इस्तेमाल करना है जो उन जीवाणुओं को खा जाते हैं, वो उन जीवाणुओं के दुश्मन होते हैं जो हमें हानिकारक पहुंचाते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसको हम लोग कहेंगे, ऐसे चीज़ को हम लोग कहेंगे एंटीबायोटिक, जो हमारे लाइफ के अगेंस्ट हो, उनको जो है कि उनको हम ख़त्म कर दें, उनके प्रति अगर एंटी हमने ढूंढ लिया तो वही हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एंटीबायोटिक हो जाएंगे, समझे। तब जो है कि कहने का मेरा तात्पर्य, बैक्टीरिया कोई भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लाभदायक, होता है हानिकारक, समझे। अब जैसे दही में पाया जाता है बैक्टीरिया, वो तुम्हारे लिए लाभदायक है,
क्योंकि दही का बैक्टीरिया जाएगा तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो है कि उसके लाभ हैं बहुत ज़्यादा। विटामिन B12 की उपस्थिति, उसका मात्रा, उसका विटामिन B12 का जो है कि बता देता है, बढ़ा देता है विटामिन B12 की मात्रा। और दही ज़्यादा फ़ायदा है दूध से, इसीलिए हम लोग कहीं शुभ मुहूर्त में जाते हैं तो थोड़ा हम लोग दही खिया दिया जाता है, थोड़ा गुड़ खिया जाता है। इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा परीक्षा में तुम कुछ नहीं लिखे हो तो, या परीक्षा में तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो तुम जाके सुपरस्टार बन जाओगे, नहीं, इसलिए नहीं। उसे एक शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल मतलब बहुत गुणकारी होता है, उसका लाभदायक बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो कि देखते हैं आप शुभ काम, आप परीक्षा स्टार्ट होगा आप लोग का तो मम्मी कुछ नहीं कहते तो दही रखेगी, अगर नहीं है घर में दही तो बगल वाले से कहीं घर से दही मांग के लाइए, समझ रहे ना। तो इसके पीछे के साइंस है, इस साइंस को आप लोग पकड़ो, समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मानव कल्याण में हम लोग जो है कि जीव विज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे पनीर बनाना है, समझे, जैसे जो है कि आप लोगों को केक बनाना है तो इन सब में जीवाणुओं का मतलब इस्तेमाल होता है, जीवाणुओं का है। जो कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोगों को फिर मानव कल्याण में जीव विज्ञान जैसे नाली साफ़ करना है, बड़े बड़े शहरों में जो है कि बड़े बड़े सीवेज साफ़ होते हैं तो बैक्टीरिया के माध्यम से साफ़ होते हैं, समझ रहे हो ना। तो या दवाओं में हम लोग जो है कि बहुत ज़्यादा दवाओं में जो है कि मानव कल्याण में जीव विज्ञान में, तो हम लोग मानव कल्याण के लिए जीव विज्ञान का कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में हमें अध्ययन करना है, समझ रहे हो ना। पनीर बनाने में तुम्हारे शराब, अल्कोहल, इन सब बनाने में जो है कि जीवाणुओं का इस्तेमाल होता है। केक बनाने में, शराब बनाने में, कई सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें जो है कि जीवाणुओं का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो है कि आप लोगों को यही पढ़ना है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का कैसे इस्तेमाल होता है। मानव कल्याण में जो है कि फिर आप लोग बात करें रोग जो है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, किन जीवाणुओं के कारण हमें कौन सा रोग होता है इनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि रोग होता है तो जीवाणु के कारण, तो जीवाणु मतलब जो भी सूक्ष्म जीवी हैं उनके ही कारण होता है, समझे। अब बैक्टीरिया तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लाभदायक और एक होते हैं हानिकारक, समझे। तो उसमें अगर हम बात करें आप लोगों को तो जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो हमें लाभ पहुंचाते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया जो हमें हानि पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विषाणु सुनोगे, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वायरस। क्या कहते हैं? वायरस। वायरस कभी भी आप लोगों को लाभ पहुंचा ही नहीं सकता। वायरस अगर मान लो किसी को बायोलॉजी में गाली देना है, अब बहुत खतरनाक है, आप लोग बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो उसे जो है कि बायोलॉजी स्टूडेंट हो, बायोलॉजी लड़के हो या लड़के, तो तुम लोग तो थोड़ा अलग एक लेवल होना चाहिए ना। तो उसको जो है कि चुड़ैल ये सब गाली मत दो, समझे। ये सब थोड़ा वो हो जाएगा, उन सबको बोला ये वायरस है। वायरस का मतलब क्या, कभी भी नुकसान है किसी का पहुंचाता है। हमारा मतलब थोड़ा अब लेवल बना लो थोड़ा, समझे। तो लगे कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, कोई हमेशा नुकसान ही पहुंचाए। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनका काम केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है, कभी किसी का फायदा भला कर ही नहीं सकते। तो उनको क्या बोलोगे बायोलॉजी में? वायरस। क्या बोलोगे? अब वायरस बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे वायरस होते हैं, समझे। वायरस बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, समझे। तो वायरस के बारे में जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो कोरोना भी क्या है? वायरस है। कोरोना भी क्या है? एक वायरस है। और इतना छोटा है कि देख नहीं सकते। अब मान लो अगर बड़ा होता, भैंस जैसा, सुअर जैसा, समझे, बनसुअर जैसा, तो लाठी मार देते। लेकिन लाठी मार के पूरा घाई कर देते, लहूलुहान कर देते। लेकिन जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो दिख ही नहीं सकता, कैसे मारोगे? तो जो नहीं दिखता है वही ताकतवर होता है। जो नहीं दिखता है वही क्या होता है? तुम्हारे भाषा, तुम्हारे शब्द तुमको कभी दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो ये बताओ उसमें ताकत है कि नहीं? और उसी भाषा से तुम चाहो तो देखो आज मोदी बन गए, मोदी भाषा के इस्तेमाल से, तो भाषा के विवेक और विचार से ही तो, समझे। और वही भाषा में अगर मर्यादा ना हो, भाषा अगर तुम्हारी गलत हो, तो क्या तुम एक जो है कि अच्छे इंसान कहला पाओगे? नहीं कहला पाओगे, समझ ना। तो भाषा जो कि भाषा दिखती नहीं है, भाषा दिखती है, तुम जो बोल रहे हो वो दिखती है, मैं जो बोल रहा हूँ वो दिखता है, लेकिन उसमें ताकत है कि नहीं है? हैं? तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये हम बता रहे थे वायरस के बारे में कि वायरस जो है कि बहुत छोटे होते हैं और ऐसे सूक्ष्म जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा सकता, ये हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं विषाणु,
समझे। इसके बारे में डिटेल अध्ययन करना है आप लोगों को, आज रिव्यू दे रहे हैं, बता रहे हैं 15-20 मिनट का। फिर जो है कि बात करें आप लोगों को, यहाँ पर जो इकाई 9 है, इसमें जो है कि आप लोगों को जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ध्यान देना। इकाई 9 में आप लोगों को पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, ध्यान देना। आज केवल जो है कि हम आप लोग को लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब एक रिव्यू दे रहे हैं, क्या पूरा पढ़ना है। देखो, जब हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले जो है कि घर कैसे बनाना है उसका संरचना पढ़ लेते हैं, उसका एक ग्राफ बना लेते हैं। एक सुंदर घर बनाने के लिए ग्राफ बनाते हैं ना, कि हमें आखिर करना क्या है, कैसे, कहाँ पर जो है कि बाथरूम रहेगा, कहाँ पर किचन रहेगा, कहाँ पर रूम रहेगा, कहाँ पर डाइनिंग टेबल रहेगा, समझ रहे ना। एक रूपरेखा बना लेते हैं ना। तो हम जो है कि बस आज रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि साल भर के अंदर आप लोगों को क्या कौन सी चीज़ें पढ़नी है, समझे। तो जैव प्रौद्योगिकी में आप लोगों को पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी। अगर आधुनिकतम बायोलॉजी का अगर सबसे आधुनिकतम शाखा है तो वो है बायोटेक्नोलॉजी। कौन है? जिसे हम लोग कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। क्या कहते हैं? अब तुम लोग बताओ, जेनेटिक इंजीनियर, जीन होता है ना, जीन में फेर बदल करके, तुम लोग जानते हो जीन के कारण क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। अब सोचो, अगर जीन में ही हम फेर बदल कर दें, समझे, जीन में ही हम लोग फेर बदल कर दें और जीन को ही हम लोग जो है कि जीन की स्टडी करें, समझे, और जीन पर ही इंजीनियरिंग करें, तो मतलब जीन में जो क्वालिटी चली गई वो तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा सकती है ना। समझ रहे हो ना। तो इससे हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है कि कहते हैं। और इसके बारे में जेनेटिक इंजीनियर के जो हमारे पितामह हैं वो है भगवान शंकर। भगवान शंकर से बड़ा कौन जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकता है, बताओ। जिन्होंने जो है कि क्या किया, अगर हम बात करें आप लोगों को, जेनेटिक इंजीनियर प्लास्टिक सर्जरी मतलब पितामह का है, तो वो जो है कि भगवान शंकर हैं, जिन्होंने क्या किया कि एक जो मानव हैं, गणेश उनके क्या थे, मानव पुत्र ही थे। पहले उनका हमारे जैसा सर था, समझे, हाथी जैसा तो सर था ही नहीं। लेकिन शंकर भगवान ने ये मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लास्टिक सर्जरी इन दोनों के माध्यम से जो है कि क्या किया कि गणेश जी में जो है कि हाथी का सर स्थापित कर दिया। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी है कि नहीं। सोचो, उस समय हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतना आगे थी, जो इस लेवल तक उन लोगों का विज्ञान आगे था, जो एक मानव सिर की जगह पर किसको प्रतिस्थापित कर दिया, जानवर के सिर को, समझे। तुम लोग हैग्रीव पढ़ना, हैग्रीव अवतार विष्णु जी का। फिर जो है कि आप लोग पढ़ना ये क्या कहलाता है, देखना शंकर जी, विष्णु, गणेश भगवान तो देख ही रहे हो पूरा का पूरा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है कि जीन के इंजीनियरिंग में आप लोगों को बाकायदे इन सब के बारे में पढ़ना है। और इसके माध्यम से जो है कि हम लोग जो कैरेक्टर होता है, हम आनुवंशिक रूप से उस लक्षण को बदल सकते हैं। जैसे मान जाओ कोई जीन है, कोई जीन के कारण जो है कि क्या हो रहा है, हमारा रंग मेलानिन है, मेलानिन के कारण जो है कि हमारा रंग क्या है, किसी का काला है, किसी का गोरा है, समझे। अब मान जाओ गोरे होने के लिए लोग जो है कि क्या लगाते हैं, फेयर लवली, लड़के लगाते हैं फेयर हैंडसम। पता चलता है अगर 2-4 दिन, अगर 6 महीना ब्याह है, तो लड़का चाहे लड़के, वो जो है कि एकदम दिन भर जो है कि फेयर लवली पोत के एकदम घाम में नहीं निकलना है, एकदम जो है कि क्या हो रहा है, एकदम हमें जो है कि कुछ भी नहीं करना है बाबू, एकदम बच बचा के रहना है, होता है ना। अब देखना धूप से निकलना बंद कर देते हैं, इसलिए ना जो जहाँ पर तापमान बहुत कम है और जहाँ पर धूप बहुत कम है, वहाँ के लोग जो है कि गोरे गोरे होते हैं। तापमान जहाँ के कम है, जैसे जम्मू कश्मीर देख लो, चाहे तुम्हें रसिया के देख लो, चाहे अमेरिका के देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के लोग देख लो, क्योंकि वहाँ तापमान कम है, तो वहाँ के लोग क्या हैं, गोरे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के मेलानिन के, वहाँ पर जो है कि सूर्य की उपस्थिति ज़्यादा होती है जहाँ पर, तो सूर्य की किरणों से रक्षा करने के लिए हमारे अंदर ज़्यादा मेलानिन बनने लगता है। और मेलानिन के रंग जो है कि इस कारण रंग क्या होने लगता है, काला होता है। अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो इस मेलानिन प्रोटीन के कारण ही जो है कि क्या होता है, हम लोगों का रंग क्या होता है, काला और
गोरा होता है। और बाई चांस गलती से हम बता रहे हैं, अगर जिसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है, समझे, उसको जल्दी स्किन टेंशन नहीं होता है, समझे, स्किन से रिलेटेड बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि वो उसी की रक्षा करने के लिए उनमें मेलानिन ज़्यादा पाई ही जाती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जिनमें मेलानिन की संख्या कम है, मेलानिन प्रोटीन कम है, तो उनमें क्या होगा, उनका रंग गोरा होगा। और हो सकता है कि अगर वो गर्म वातावरण में रहे तो उनको स्किन रिलेटेड बीमारी होंगी, और नहीं तो फिर वो भी सांवलापन हो जाएंगे, समझे। तो मेलानिन प्रोटीन का निर्माण कोई ना कोई जीन कर रहा है हमारे बॉडी में। डीएनए जीन ही तो क्या करे, जीन ही तो क्या कर रहा है, तुम्हारी आँख बना रहा है, तुम्हारी नाक बना रहा है, तुम्हारा जो है कि बाल बना रहा है, सब कुछ वही तो बना रहा है। मेलानिन प्रोटीन भी वही बना रहा है। अब हम क्या कर दें, हम जान गए कि यह जीन जो है कि मेलानिन बना रहा है, समझे। अब हम क्या करेंगे, उस जीन को रिप्लेस कर देंगे हम, तो क्या हमारा रंग गोरा हो जाएगा ना। हाँ, फिर क्या हम वो रहेंगे, तो फिर फेयर लवली की ज़रूरत होगी, सारा जितना ब्यूटिशियन क्रीम है वो सब ख़त्म। लेकिन हम कहते हैं नेचुरल चीज़ें जितनी अच्छी होती हैं उतना बनावटी अच्छी नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति का कैरेक्टर जो है कि कोई भी चीज़ कभी भी रंग डिसाइड नहीं कर सकता है। ये चमड़ी 1 मिलीमीटर से भी पतली होगी, 1 मिलीमीटर से भी पतली, बहुत पतली, तो क्या ये तुम्हारे अंदर का पूरा कैरेक्टर डिसाइड कर सकती है? नहीं ना। तो खैर इस सब के चक्कर में पड़ो ही मत, समझे। तो ध्यान देना, ये हम बताएं कि मेलानिन प्रोटीन के कारण ही रंग जो है कि किसी का काला होता है, किसी का गोरा होता है। और जेनेटिक इंजीनियर के माध्यम से चाहें तो हम मेलानिन को रिप्लेस करते तो ऐसा आदमी ऑटोमेटिक जेनेटिक इंजीनियर से हो जाए कि क्या होता जाएगा, गोरा होता जाएगा, समझे। अगर इसका अंग्रेज से शादी कर दें तो भाई चांस ज़्यादा चांसेज है कि उसका लड़का गोरा भी हो सकता है और सांवला भी हो सकता है। अगर तेरे में पड़ गया फिर मटमैला भी हो सकता है समझे। कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेज है कि गोरा होगा, समझे। काहे कि वो है ना, समझे। और बाद चाइनीज़ से शादी कर दे तो पता चला कि उसका भी आँख उसी की तरह थोड़ा ऐसे लगेगा कि सोया हुआ है। वही बात है, जितना हम जो है कि आँख खोल करके, मतलब हम जितना आँख बंद करके सोते हैं उतने वो खोल करके जागते हैं सही कह रहे कि नहीं। देखने भी अजीब लगता है। हाँ, बाई चांस तुम अगर चाइनीज़ से शादी करा दिया जाए तो गांव में जो आएगा सब ताना रहेगा, अगर दुल्हनिया कैसे रखी है कहेंगे कि नहीं कहेंगे, फेरा भी पड़ जाएगा। चलो अच्छी बात है। तो जेनेटिक इंजीनियर में जो है कि आप लोगों को ये सब जो है कि पढ़ना है बाकायदे, कि कैसे मतलब हम लोग जीन पर इंजीनियर, जो जीन की इंजीनियर होते हैं इसे जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, और इसी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग को यही सब पढ़ना है। तो इकाई जो भी 4 तक इकाई जो 4 है इसमें, ये तो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, समझे। लेकिन जो इकाई 10 है वो बिल्कुल बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। बायोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा बहुत है, ये पर्यावरण से ज़्यादा रिलेटेड है। तो मेन जो है कि बायोलॉजी के आप लोग चैप्टर कितने हैं, इकाई 4 तक ही है, क्या है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन जो आगे के चैप्टर हैं इकाई 10 पारिस्थितिक वाला आप जो देख रहे हैं, वो जो है कि रिलेटेड है ज़्यादातर इन्वायरमेंट से। तो पता इन्वायरमेंट आजकल प्रदूषित हो रहा है, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है। इसलिए आप लोग चाहे बीएससी करो, चाहे आप लोग कुछ भी करो, आप लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना अनिवार्य हो गया है, ताकि आप लोग जो है कि अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। क्योंकि अगर पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अगर पर्यावरण खराब होगा, दूषित होगा, तो मानव सभ्यता या पूरी की पूरी पृथ्वी एक संकट में आ गई है, आएगी नहीं, आ गई है। तो इसको बचाना, संरक्षित करना ज़रूरी है कि नहीं है। तो आप लोगों को जीव और समष्टियाँ, परतंत्र, फिर जो है कि जैव विविधता एवं संरक्षण और पर्यावरण के मुद्दे, यानी कि आप लोगों को पारिस्थितिक के बारे में इकाई 10 में आप लोगों को पढ़ना है, कि ताकि जो है कि हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, थिंग्स जो है कि समष्टियाँ क्या हैं, फिर जो है कि परितंत्र क्या हैं, हमारे साथ तो जो भी वातावरण है, हमारे तंत्र का व्यवस्था है, यही तो परितंत्र है। सूरज है, नदियाँ हैं, समझे, पेड़ पौधे हैं, एक जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे के बारे में आप लोग पढ़ोगे। और नेचर के साथ हमने क्या खिलवाड़ किया कि आज जो है कि पर्यावरण बदल रहा है और इसका खामियाजा इंसान को भुगतना पड़ रहा है। तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। कैसे जो है कि कई सारे जानवर के जो है कि जीव विलुप्त हो चुके हैं, कई सारे जानवर,
इन सब के बारे में जो है कि आप लोगों को पढ़ना है। तो इस तरह से जितना भी हमने टॉपिक बताया इन्हीं सब के बारे में आप लोगों को होल बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम लोगों ने जो है कि एक रूपरेखा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि इस पूरे के पूरे 12 बायोलॉजी में आप सभी लोगों को कौन कौन से टॉपिक मुख्यतः पढ़ना है। एक दिमाग में लग गया ना क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। पारिस्थितिक से पढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना है, फिर मानव कल्याण में सूक्ष्म विज्ञान उनको अध्ययन करना है, फिर जो है कि अध्ययन करना है आप लोगों को आनुवंशिकी का, और फिर उसके बाद क्या जनन का हमने उल्टा बोला है, रिवर्स बोला है, समझे। फिर जनन के बारे में अध्ययन करना है। और सभी टॉपिक में एक बार आप लोग एक ये समानता देखोगे कि सभी टॉपिक जो है कि क्या हैं, हम लोग के लाइफ से रिलेटेड हैं। पर्यावरण के बारे में पढ़ोगे तो खुद जागरूक होगे नहीं होगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ोगे तो एक तुम लोग को जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना। फिर जो है कि अगर हम बात करें आप लोग को, आप लोग जब पढ़ोगे कौन सा जीव के कारण कौन सा रोग होता है, कौन सा बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है, कौन सा बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा खाद्य पदार्थ कैसे बनता है, पनीर में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, तो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना। फिर जो है कि उसके बाद आनुवंशिकी कारण कैसे जो है कि लक्षण, आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है, ये भी एक व्यवहारिक ज्ञान के लिए जरूरी है कि नहीं है। तो इस तरह से अगर कुल मिलाकर हम बात करें, और जनन ये तो जो है कि आप लोग के लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है। तो अगर इस तरह से कुल मिलाकर के देखें तो पूरा का पूरा जो यूनिट है चैप्टर 12 बायोलॉजी, वो केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए ही नहीं ज़रूरी है, बल्कि एक सामान्य नॉलेज के लिए उन सब के लिए ज़रूरी है जो है कि एक सामान्य ज्ञान के अनुसार अपनी ज़िंदगी के बारे में अपना कुछ जो है कि थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी जानना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के यह जो है कि आप लोग का रिव्यू आज चैप्टर हो गया, और कल से जो है कि हम लोग बारी से बारी प्रत्येक अध्याय का विस्तार में वर्णन करेंगे। चलते हैं। आप सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।